बताइए क्या क्या घटनाक्रम देखे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सबसे पहले, हाँ, वेरी गुड। डिक्टेटरों की नियुक्ति देखे थे, 8 डिक्टेटर थे, है ना। क्रम शॉर्ट में बस बता दीजिए क्या था क्रम। र, हाँ, ठीक, रा, फिर श, रश, सुमा, रारा, बल। रविशंकर शुक्ल, श से शंकर राव गनौद वाले। उसके बाद फिर सुमा, सुंदरलाल शर्मा, माधव प्रसाद परगनिया। फिर रारा बल, रा से राधाबाई जी। फिर राम नारायण मिश्र हर्षुल जी। और फिर कौन, ब्रह्मदूब लक्ष्मी नारायण, ठीक, तिवारी जी। उसके बाद फिर क्या देखे थे, सेकंड टॉपिक, रायपुर किसान सभा हुआ, है ना, किसानों का सम्मेलन, वेरी गुड। किसानों का सम्मेलन कब हुआ था, डेट। 10 जनवरी 1932 को हुआ था, ठीक। और उसके बाद इसके जो नेतृत्व करता थे इस किसान सम्मेलन के, वो कौन थे, रायपुर के किसान, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। कौन से चौक में हुआ था रायपुर का, चांदनी चौक में हुआ था, ठीक। चलिए 1 मिनट ऐड हो रहे हैं, हाँ, चांदनी चौक में हुआ था। उसके बाद फिर देखे थे कि इसमें मेन क्या बोला गया ठाकुर जी द्वारा कि इनको गिरफ्तार कर लिए अंग्रेज लोग, क्या बोले, लगान नहीं देना है किसानों को, बोले कि लगान आप मत दीजिए, जो 3 से 4 हजार वहां पे आए हुए थे। और उसके बाद उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। तो उनकी गिरफ्तारी से संबंधित 3 4 पॉइंट हम लोग याद किए थे। पहला पॉइंट क्या था कि ठाकुर प्यारेलाल जी गिरफ्तार होकर कितने वर्षों की सजा उनको मिली थी, 2 वर्ष की सजा, ठीक। साथ ही उनको जेल की कौन सी क्लास में रखा गया था, सी ग्रेड में, है ना, सी ग्रेड, सी क्लास या सी ग्रेड में रखा गया था, वेरी गुड। और उसके बाद फिर एक और जाति उनके साथ की गई थी, क्या, कि उनकी, हाँ, वकालत की जो सनद है, सनद मतलब कि उपाधि या डिग्री, वो उनसे छीन लिया गया था। और मध्य प्रांत के वो पहले वकील थे जिनकी सनद अंग्रेजों ने छीनी थी, ठीक। ये चीज देखे थे। उसके बाद फिर और क्या हुआ, तीसरा, रायपुर में, रायपुर कांग्रेस की बैठक देखे थे। तो उस रायपुर कांग्रेस की बैठक में सॉरी, उस रायपुर कांग्रेस की बैठक में अध्यक्षता किसने की थी, कौन थे अध्यक्ष, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, वेरी गुड, पंडित रविशंकर शुक्ल। और उसमें क्या निर्धारित हुआ था कि आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या होने चाहिए, कार्यवाहक, हाँ, वेरी गुड, डिक्टेटरों की नियुक्ति, यानी कार्यवाहक या नेतृत्व करता। और सबके सब हकन के एक साथ 8 के 8 डिक्टेटर नियुक्त हो गए थे क्या, नहीं, है ना। शुरुआत चरण में 2 4 लोगों को किया गया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे सब अपनी जिम्मेदारी, जैसे जैसे सब गिरफ्तार हुए, आगे वाले ने क्या किया, जिम्मेदारी संभालते गए। और वो 8 डिक्टेटर कौन कौन थे, अभी क्लास की शुरुआत में चर्चा किए हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, और क्या पढ़े रायपुर में, वानर सेना का गठन। सबसे ज्यादा आने वाला प्रश्न, वानर सेना का नेतृत्व किसने किया था, रायपुर की वानर सेना, बालक बलीराम दुबे, जिनका उपनाम क्या था, आजाद। और उस आजाद के पीछे क्या कहानी थी, उसको कल की क्लास पर डिस्कस किए थे। वही सभा वाली, जुलूस लेके निकले थे गांधी चौक, फिर हटा दिया गया उनको, फिर सभा किए कहाँ, कहाँ सभा किए जी, आनंद समाज वाचनालय, वेरी गुड, आनंद समाज वाचनालय ब्राह्मणपारा। फिर 15 20 मिनट तक भाषण दिए। जब तक भाषण दे रहे थे उनको क्या दी, बेत मारे जा रहे थे, कोड़े बरसा रहे थे, ठीक। और फिर बाद में फिर क्या हुआ, इनका नाम, जैसे आजाद जी के बचपन में ऐसी घटना हुई थी, उसी तरह से इनका नाम भी आजाद पड़ा और आजाद चौक इन्हीं के नाम से। उसके बाद फिर वानर सेना के बाद और भी संबंधित प्रश्न थे उसमें, जैसे कि कब गठित हुआ, तो 1932 में ही हुआ था मुख्य रूप से। जुलूस लेके कब निकले थे, तो 1 महीने बाद, मार्च में, मार्च 1932 में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व आजाद जी द्वारा किया गया था, बलीराम दुबे द्वारा। और उसके बाद इनके प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे, बलीराम दुबे के, सबसे पहले तो एक, हाँ, भगवती चरण शुक्ल, अंबिका चरण शुक्ल से पहले एक नाम याद किए थे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोला था, प्रश्न भी आए हुए हैं, रामाधर नाई, वेरी गुड, रामाधर नाई, इनका नाम भी याद रखना है। इनके अलावा पंडित रविशंकर शुक्ल के बेटे लोग भी थे, भगवती चरण और अंबिका चरण शुक्ल।
उसके बाद फिर क्या देखे वानर सेना के बाद? खादी का प्रचार प्रसार, है ना। अगर सीधे नाम से पूछूं मैं कि कौन से डिक्टेटर को खादी के प्रचार प्रसार के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था? माधव प्रसाद परगिनिया, वेरी गुड। महासमुंद के पचेड़ा गांव से किसे गिरफ्तार किया गया था? क्रांति कुमार भारती जी को, वेरी गुड। और अगर मैं पूछूं कि 10 दिन तक कोतवाली में रखकर किसे टॉर्चर किया गया था खादी के नाम से? बिसाहू तेली, ठीक है। चलिए, यहीं तक हुआ था। तो ये था रायपुर का। आज जो देखेंगे वो कहाँ का देखेंगे? आज देखेंगे बिलासपुर में आंदोलन। तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए, बिलासपुर में आंदोलन। बिलासपुर में, ठीक। तो जैसे रायपुर का देखे थे, जी ऐड, एक मिनट जी, ऐड हो रहा है अभी। हाँ, तो क्या बोल रहा था, जैसे रायपुर का देखे थे कि अलग अलग पॉइंट्स, कि रायपुर में क्या क्या, कहाँ कहाँ और किसने नेतृत्व किया, है ना। तो वैसे ही किस कहाँ का देखना है, बिलासपुर का भी देखना है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले एक चीज हम लोग रिपीट करना भूल गए थे। एक दिवस मनाया गया था जनवरी में। कौन सा दिवस, समझ गए होंगे? जो उत्तर पश्चिम जो प्रांत था, हाँ, पेशावर दिवस। तो इससे प्रश्न आते हैं कि पेशावर दिवस कब मनाया गया था? तो डेट तो आपको पता ही है, कब मनाया गया था जी, बताओ। हाँ, वेरी गुड, 29 जनवरी, 29 जनवरी, ठीक। और किस लिए मनाया गया था? तो ये तो जान ही रहे, पेशावर में वही खान अब्दुल गफ्फार खान जी के नेतृत्व में। उसके बाद फिर यहाँ पे गढ़वाली राइफल्स के द्वारा क्या किया गया था, गोली चलाने का आदेश अंग्रेजों ने दिया था, लेकिन गढ़वाली चंद्र सिंह गढ़वाली ने वो रुकवा दिया था। तो उसी के उसमें यहाँ पे भी दिवस मना था। और अलग अलग क्षेत्र, जैसे कि अभी रायपुर देखे, बिलासपुर देखेंगे, है ना, अभी अलग, और दुर्ग देखेंगे, तो वहां पे भी लोगों को जागृत और जागरूक करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई थी। जैसे पेशावर समिति बनाई गई थी, तो बिलासपुर में भी क्या बनी थी? पेशावर समिति बनी थी, जिसमें बिलासपुर क्षेत्र के जितने भी प्रमुख नेता थे, वो लोग क्या थे, उस समिति के सदस्य थे। तो अगर रायपुर की बात करूं, तो रायपुर में पेशावर समिति बनी थी, लिखे हैं इसको? नहीं लिखे, अच्छा। लेकिन प्रश्न आया हुआ है। अगर मान लो प्रश्न पूछ ले कि रायपुर में पेशावर समिति के सदस्य कौन कौन थे, तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, कि वहां पे जो युद्ध समिति बनी थी, यानी कि जो कितने डिक्टेटर, 8 डिक्टेटर, वो 8 डिक्टेटर ही क्या थे, उसके सदस्य थे। किसके सदस्य? पेशावर समिति के सदस्य। फिर से बोल रहा हूं, अलग अलग स्थानों पे मुख्य रूप से जितने भी प्रमुख जिले थे छत्तीसगढ़ के, जो शुरू के 3 बने, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, प्रमुख रूप से, तो वहां पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में पेशावर समिति गठित हुई थी। तो रायपुर में अगर पेशावर समिति पूछेगा, तो आंख मूंद के आपको लिख लेना है कौन, वही 8 डिक्टेटरों के नाम, वो क्या थे, पेशावर समिति के सदस्य थे। और अगर अध्यक्ष पूछ लिया पेशावर समिति के रायपुर से, तो कौन हो सकते हैं, बताना तो पड़ेगा नहीं, कौन होंगे? पंडित रविशंकर शुक्ल, जो 8 डिक्टेटरों को क्या थे, सबसे प्रथम डिक्टेटर थे, प्रमुख थे, है ना। हाँ, तो अध्यक्ष अगर पूछ ले, अध्यक्ष तो ऐसे पूछा नहीं है कि पेशावर समिति के अध्यक्ष कौन थे करके, लेकिन मैं अपने से बता रहा हूं कि अगर बाय चांस पूछ ले, तो आपको वही नाम लेना है। और सदस्य पूछेगा तो 8 डिक्टेटरों के नाम। क्लियर है रायपुर से? हाँ, चलिए। वैसे ही बिलासपुर से, तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट रहेगा, वो यही रहेगा कि पेशावर समिति का गठन। फर्स्ट, बिलासपुर में आंदोलन में पेशावर समिति का गठन। हर जगह हुआ है, रायपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग में भी।
हेलो। हाँ वही तो बता रहा हूं। दिवस मनाया गया कहाँ, प्रमुख रूप से रायपुर में, है ना। लेकिन जो पेशावर समितियां बनी थी लोगों को जागरूक करने के लिए, तो वो समितियां हर प्रमुख जिले में बनी थी, जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। वही तो बता रहा हूं कि अगर रायपुर की बात करेगा तो रायपुर में वही आएंगे 8 डिक्टेटरों के नाम, है ना। आंख मूंद के उसी को लगाना। और अध्यक्ष पूछेगा तो रविशंकर शुक्ल। और अगर बिलासपुर में पूछेगा कि बिलासपुर की पेशावर समिति में कौन कौन थे, तो बिलासपुर के प्रमुख सदस्य हो जाएंगे। कौन थे बिलासपुर से प्रमुख? बैरिस्टर छेदीलाल जी, है ना। हाँ, ये सब जो प्रमुख नाम है वो इसमें आ जाएंगे। तो रायपुर वाले में 8 डिक्टेटर और रविशंकर शुक्ल जी, इनका नाम याद रखना है। बिलासपुर वाला तो लिखवा रहा हूं अभी। क्लियर है? हाँ। तो पेशावर समिति का गठन सबसे पहले पॉइंट लिख लीजिए, कब हुआ? तो 1932, 1932। कहां हुआ? तो बिलासपुर जिला पढ़ रहे हैं तो लिखना तो पड़ेगा नहीं, फिर भी लिख लो बिलासपुर। तीसरा पॉइंट कि इसके प्रमुख सदस्य कौन कौन थे। प्रमुख सदस्य, तो यहां पे आपको गिने चुने 4-5 नाम ही याद रखने हैं। सबसे पहले याद रखना है आपको ठाकुर छेदीलाल जी या बैरिस्टर छेदीलाल जी का नाम। बैरिस्टर छेदीलाल, एक नाम ये याद रखना है। दूसरा नाम याद रखना है, एक हिंट दे रहा हूं, बताना कि जिन्होंने बिलासपुर के गांव में क्या किया था, कर मत दो या पट्टा मत लो आंदोलन चलाया था। कौन? बताओ। गजाधर साव, वेरी गुड। ठीक, तो यहां पे दूसरा नाम याद रखना है गजाधर साव जी का। ये भी बिलासपुर के पेशावर समिति के क्या थे, सदस्य थे, प्रमुख सदस्य। इसके अलावा एक नाम याद रख लो मुरलीधर मिश्र जी का। मुरलीधर मिश्र। बैरिस्टर छेदीलाल, गजाधर साव, मुरलीधर मिश्र। एक और मिश्र है शिव दुलारे मिश्र, पंडित शिव दुलारे मिश्र। और अमर सिंह सहगल, ये नाम भी फेमस है, पूछा गया है, अमर सिंह सहगल। तो ये प्रमुख सदस्यों के नाम आपको याद रखने हैं बिलासपुर से। ठीक, 2-3 नाम तो पहले ही पढ़े, है ना। बैरिस्टर जी का नाम पढ़े हैं, गजाधर साहू जी का नाम पढ़े हैं, शिव दुलारे मिश्र जी का नाम भी एक प्रमुख सदस्यों में पढ़े थे। ठीक है, ये 2 नाम मेरे ख्याल से आपके लिए नए हो सकते हैं, मुरलीधर मिश्र और अमर सिंह सहगल। तो आपको ये 5 नाम याद रखने हैं पेशावर समिति कहां की, बिलासपुर की। क्लियर है? और रायपुर पूछेगा तो उसमें तो डिक्टेटर याद किए हो वही लोग आएंगे, है ना, उसमें याद करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? हाँ, चलिए अब आते हैं दूसरा। बिलासपुर में पहला पॉइंट याद रखना है पेशावर समिति का गठन। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, जितने भी विदेशी वस्त्रों की दुकान थी उसके समक्ष क्या किया गया, पिकेटिंग की गई, यानी कि धरना प्रदर्शन किया गया। तो ये जो धरना प्रदर्शन, देखो मैं मुख्य रूप से आपको सिमिलरिटी बता, मतलब सब में समानता बता रहा हूं। प्रमुख रूप से हमको 3 से 4 क्षेत्र पढ़ने हैं। एक पढ़ना है कौन सा, रायपुर, एक पढ़ना है बिलासपुर, दुर्ग, और 2-3 और अलग अलग है। लेकिन जो प्रमुख प्रश्न आते हैं वो यही 3 क्षेत्रों से आते हैं, रायपुर से आता है, बिलासपुर से आता है और दुर्ग से आता है। तो रायपुर में सिर्फ आपको फोकस कहां रखना है, रायपुर में बस नहीं रखना है। इसके अलावा उस समय रायपुर में कौन कौन से क्षेत्र आते थे जी? महासमुंद पढ़े ना हम लोग, कि महासमुंद के पचेड़ा गांव से गिरफ्तार करके, उसको भी कहां पढ़े हैं, रायपुर में पढ़े। हाँ, क्योंकि वो महासमुंद कौन से क्षेत्र में आता था, अभी भी आता है रायपुर संभाग में। तो उसको उसी के अंतर्गत लेंगे। वैसे दुर्ग पढ़ेंगे तो दुर्ग के अंतर्गत एक नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी वाला क्षेत्र था, कौन सा, अभी भी दुर्ग संभाग में आता है। दुर्ग के नीचे कौन सा जिला है, बालोद। हाँ, बालोद। तो बालोद का भी पढ़ेंगे ना, तो उसको भी किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, दुर्ग के अंतर्गत। तो ये रायपुर की बात हो, बिलासपुर की बात हो या दुर्ग की बात हो, तीनों जगह पे क्या हुआ है, धरना प्रदर्शन हुआ है विदेशी वस्त्रों या विदेशी जो शराब दुकान है, कपड़ा दुकान है, उनके आगे। ठीक, लेकिन जो विदेशी वस्त्रों की दुकान के आगे
का प्रश्न आया हुआ है कि कहां पे नेतृत्व किसने किया था करके, तो दुर्ग से आया हुआ है कि दुर्ग से किसने किया था करके। ठीक, बहुत सारे प्रश्न व्यापम में भी और आपके सीजीपीएससी में भी ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि दुर्ग में जो पिकेटिंग की गई थी, शराब दुकानों के आगे धरना प्रदर्शन किया गया था, उसका नेतृत्व किसने किया था करके। ठीक, तो उसको दुर्ग वाले में फोकस रखना, इसमें भी पूछता है ना, लेकिन दुर्ग से एक कंपलसरी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। वैसे अगर पेशावर समिति भी आपको हर जिले में मिलेगी, रायपुर में भी, बिलासपुर में भी और दुर्ग में भी, लेकिन पेशावर समिति मुख्य वाला कौन सा पूछता है, जो शुरुआत में पढ़े, कौन सा, डिक्टेटर वाला, रायपुर वाला, है ना, क्योंकि पेशावर दिवस, सदस्य, डिक्टेटर, ये सब प्रमुख प्रमुख रायपुर के थे, तो जो पेशावर वाला क्वेश्चन उठाता है मुख्य रूप से रायपुर से उठाता है। ठीक, और जो बिलासपुर से प्रश्न उठाता है कि बिलासपुर में क्या हुआ था, कैसे हुआ था करके, है ना, तो वो इससे आता है, किससे, विदेशी वस्त्र वाले से। लेकिन प्रमुख जो आएगा वो आएगा दुर्ग से। अभी आगे चल पढ़ते जाएंगे तो क्लियर होते जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत जा रहा है दिमाग में क्या कहना चाह रहा हूं, तीनों में सिमिलरिटी है। किसमें, प्री में, हेलो, 5 से 6 समथिंग समथिंग, वो ऊपर नीचे हो जाता है, 5 के ऊपर रहेगा, और आपका 6 से 7 या 8 के बीच, 5 से 8 के बीच प्रश्न। कभी कभी वो ऊपर नीचे भी हो जाता है, 5 की जगह 4 भी हो जाएगा, लेकिन 4 से 5 मिनिमम मान के चलिए कि यहां से प्रश्न आते ही। क्यों ऐसा लग रहा है सर, 4 से 5 प्रश्न के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, 1885 से लेके 1947 तक, ऐसी लग रहा है क्या? हाँ, तो वैसे ही अगर सोचोगे तो फिर कुछ हो ही नहीं पाएगा ना। सर जनजाति से कितना प्रश्न आता है? जनजाति से बेटा 6 से 7 प्रश्न आते हैं। अच्छा, तो सर 6 से 7 प्रश्न के लिए पूरा कल्चर पढ़ने की क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है सर। पंचायती राज से कितने प्रश्न आते हैं? पंचायती राज से लगभग 3 से 4 प्रश्न आते हैं। 3 से 4 प्रश्न के लिए कौन पंचायती राज पढ़ता है सर? उसके बाद फिर भूगोल से कितने प्रश्न आते हैं? भूगोल से आते हैं, अगर भारत की बात करेगा और अगर छत्तीसगढ़ की बात करेगा तो लगभग आ ही जाते हैं, करंट अफेयर और उससे संबंधित प्रश्न, 7 प्रश्न आ जाते हैं उससे। सर उसमें भी अगर उसको देख ले तो ऐसा अगर सोचते रहेंगे तो सर पेपर ही नहीं हो पाएगा हम लोग का, है ना। तो किसी भी सब्जेक्ट को एकदम लाइटली नहीं लेना। अगर मान लो एकदम डिफिकल्ट है, आपका लग रहा है कि आधुनिक मेरे लिए भारी जा रहा होगा, या मध्य भारी जा रहा होगा, या फिर प्राचीन भारी जा रहा होगा, है ना, तो उसको थोड़ा सा बात के लिए रख लेना। ठीक है, जो एकदम आपका वो सब्जेक्ट है क्या, मान के चलो एकदम इजी वाला लगता है आपको, जैसे कि आपको छत्तीसगढ़ में 4 है, इतिहास है, भूगोल है, उसके बाद फिर कला संस्कृति है और प्रशासन है। तो आपको लगता है कि मेरा कला संस्कृति स्ट्रांग है, तो उसको पहले ही निपटा लेना। ठीक है, पहले ही, आखिरी के लिए मत छोड़ना, क्योंकि जिसमें हम लोग एक्सपर्टीज होता है ना, वो शार्क टैंक वाला याद आ गया कि इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं वाला। तो जिसमें आपका एक्सपर्टीज है कि आप जो अच्छे से बना लेते हैं, तो उसको पहले निपटा लिया करो। और हम लोग क्या करते हैं, उसी को लेकर बैठे रहते हैं। अगर आपका मान लो छत्तीसगढ़ में कला संस्कृति स्ट्रांग है, किसी का इतिहास, किसी का भूगोल स्ट्रांग है, तो उसको धर के बैठे हैं, ये तो मेरा फेवरेट है, उसी को पढ़ रहे हैं, फेवरेट को, है ना। तो एक टाइम ड्यूरेशन लेना कि मेरे को 3 दिन में कला संस्कृति निपटा देना है, या अगर आपका फेवरेट इतिहास है तो 1 हफ्ते मुझे इतिहास निपटा देना है, और वो 1 हफ्ते के बाद बात के लिए उसको छोड़ देना। जब एग्जाम के पहले 2-3 हफ्ते या 1 हफ्ते पहले उसको रिपीट करना, जो आपका एकदम स्ट्रॉन्ग पोर्शन है ना। और बीच का जो टाइम रहेगा उसको आपको वीक जो आपका सेगमेंट है उसी में लगाना है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो क्या कहते हैं इतिहास हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे जो भी। मैथ्स तो ऐसा है भाई कि आपको हर दिन बनाना है। मैथ्स के लिए तो आपको बोला ही हूं कि हर दिन आपको 1 घंटा मैथ्स बनाना ही है। ठीक। पढ़ते कैसे हो जी? अभी कैसे पढ़ रहे हो सब लोग? कैसे पढ़ रहे हो मतलब तैयारी कैसे चल रहा है? अभी पेपर है 11 फरवरी को, तो पढ़ते कैसे हो? एक सब्जेक्ट को लेके बैठे रहते हो कि एक दिन में 2-4 सब्जेक्ट निपटाते हो? कैसे करते हो? 2-3 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक। और 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट करते हो कि एक के बाद एक इस टाइप से करते हैं? कैसे करते हैं? एक के बाद एक निपटाते जाते हैं।
ठीक है, देखो क्या है, जैसे कि 30 दिन है या 40 दिन, कितने दिन बचे हैं अभी? 40 दिन, 40 दिन बचा है ना? तो ये 40 दिन में क्या करना है आपको, ये 40 दिन जो है ना? अब उसमें तो एकदम हकन के ब्रह्मा या विष्णु महेश जैसे पढ़ाई तो नहीं हो सकता आप लोग का, है ना? कि एकदम पूरा आत्मसात कर लिए स्वामी विवेकानंद जैसे एक बार में पढ़ के। तो ये 40 दिन को अपने हिसाब से, है ना, डिवाइड कर देना। कितने सब्जेक्ट है प्रमुख? तो एक है छत्तीसगढ़ प्रमुख, दूसरा इतिहास है, ये भारत की बात कर रहा हूं ना, भारत का इतिहास, भूगोल, फिर बताते चलो और क्या क्या सब्जेक्ट है आपके प्री में। ये लोग तो सिलेबस ही, कला संस्कृति, इसके अलावा साइंस, अरे वो अलग है, भारत, भारत की बात करो, भारत। छत्तीसगढ़ में ही तीन चार पार्ट है ना, छत्तीसगढ़ में ही चार पार्ट है, इतिहास है, भूगोल है, उसके बाद कला संस्कृति है छत्तीसगढ़ की, और प्रशासन, प्रशासनिक तंत्र, यानी कि जिसमें पंचायती राज, नगरीय निकाय सब व्यवस्था आती है। ठीक, और उसके बाद ये भारत का इतिहास है, भारत का भूगोल है, कला संस्कृति है भारत की, इसके अलावा विज्ञान पूछता है आपके में, इसके अलावा अर्थशास्त्र पूछता है, अर्थव्यवस्था, इसके अलावा और क्या पूछता है जी? संविधान, कैसे भूल जा रहे हो, संविधान, करंट अफेयर, ठीक, साथ ही, हाँ वो इसी के अंतर्गत आ जाएगा, करंट अफेयर और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही। करंट अफेयर में ही आपका आर्थिक सर्वेक्षण आता है, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, उसको अलग से, उसको साथ में निपटाते हैं, करंट अफेयर के साथ में इकोनॉमिक सर्वे। इसके अलावा आपका मैथ्स, रीजनिंग, इसको तो रोज देना ही देना है 1 घंटा। फिर छत्तीसगढ़ी, फिर हिंदी। अभी कितने सब्जेक्ट हो गए मुख्य रूप से? 12। और कुछ छूट रहा है? और कुछ छूट रहा है? हाँ, पर्यावरण, पर्यावरण वो इतिहास में ही आ जाएगा, वो आपकी इतिहास, दर्शन का एकदम डीप वाला नहीं पूछता। इतिहास में हम लोग जो शुरू में पढ़ते हैं ना, कि इसके प्रवक्ता कौन थे, द्वैता द्वैतवाद के कौन थे, ये उपनिषद का उल्लेख किसमें है, वो तो इतिहास के शुरुआत में पढ़ते हैं हम लोग, प्राचीन में, वो प्राचीन में आ जाता है ना? उसी से संबंधित दर्शन वाला पूछता है, अलग से दर्शन नहीं पढ़ते। मेंस में जैसा दर्शन है एकदम डिटेल वाला, उससे प्रश्न नहीं आते प्री में। जो आप शुरुआत में इतिहास में पढ़ते हैं, है ना, जब प्राचीन वेद, वेदांग, ये सब की जब चर्चा करते हैं, उसी से प्रश्न आता है, तो इतिहास में ही आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा पर्यावरण विज्ञान में भी आपका ये 4 भाग हो जाते हैं, क्या क्या? एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इन्वायरमेंट। ठीक, अब फिजिक्स में मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो क्या पूछता है, इसमें आपका नियम वियम पूछता है, कि इसका नियम क्या है ना, इसका आविष्कार किसने किया, बल्ब का किसने किया, इसका किसने किया, तो मुख्य रूप से उसमें एकदम फॉर्मूला और वो लगा के नहीं पूछेगा इसमें, विज्ञान में। वैसे केमिस्ट्री में आपको जो पीएच वैल्यू रहता है, ठीक है, कि इसका पीएच मान क्या है, इस एसिड का क्या है फॉर्मूला, कभी कभी पूछ लिया तो पूछ लिया, लेकिन पीएच वैल्यू और ये सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। वैसे बायो में, बायो में आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, बाइल जूस कहाँ होता है, क्या है, कैसा है, हार्ट पंप कैसे करता है, तो उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछता है बायो में। और एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट में मुख्य रूप से जो करंट अफेयर से रिलेट रहता है ना, कि इस पर्यावरण को लेके मुद्दा कहां बनाया गया, कहां पे कोई सम्मेलन क्या हुआ, ये सब जो चीजें हैं वो एनवायरमेंट और करंट अफेयर। तो एनवायरमेंट को आपको अलग से तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो हाल फिलहाल में जो घटित हुआ है पर्यावरण से संबंधित चीजें, है ना, तो वो इसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, ये करंट अफेयर के अंतर्गत। तो ये जो लगभग आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 से 13 सब्जेक्ट्स, तो उसको आपको 40 दिन में क्या करना है, कवर करना है। ठीक, तो आप कैसे करोगे? तो शुरुआत के जो 10 दिन है, या 15 दिन मान लो, या 2 हफ्ता ही, 15 दिन मान लो, तो 15 दिन को आप डिवाइड कर लेना जी, कि 15 दिन में मुझे क्या करना है, 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, मिनिमम 2 लेके बता रहा हूं, 2 सब्जेक्ट, ठीक, या 3 भी ले सकते हो, अगर खाली, अगर कोई जॉब वॉब नहीं है, काम कर रहे हैं, तो 3 सब्जेक्ट। ठीक, तो 15 दिन के टाइम ड्यूरेशन में या 20 दिन के टाइम ड्यूरेशन में अपने कैपेसिटी के अनुसार, जैसा कई लोग क्या होते हैं
कि 2 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते दिन में एक बुक को पूरा क्या करते हैं, निपटा देते हैं। तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप टाइम बनाना, मतलब टाइम टेबल बनाना, है ना, कि मुझे इतना घंटा या इतना इस सब्जेक्ट, शुरुआत के 2 सब्जेक्ट्स को देना है। ठीक, और शुरू में क्या बताया, इजी को पकड़ना है कि हार्ड को पकड़ना है? इजी को पकड़ना है कि हार्ड? इजी को इसलिए बोल रहा हूं कि आपका क्या है, एक तो स्ट्रॉन्गर पोर्शन है, वो आराम से निपट भी जाएगा, साथ ही एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। आप शुरू में आप एकदम, आप जान रहे हो छत्तीसगढ़ आपको आसान पड़ता है मान लो, या भारत का भूगोल आसान पड़ता है, और आप बैठ के ले गए हो संविधान, है ना, और संविधान आपसे एकदम पूरा बाउंसर जाता है, बैठ गए हो, तो ऐसी आपका क्या हो, आप क्या हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओ, अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा है करके। और जो आप पहले पढ़ लिए हो, है ना, मान लो छत्तीसगढ़ पढ़ लियो, भूगोल पढ़ लियो, या साइंस पढ़ लियो, जो आपका एकदम स्ट्रॉन्गर पोर्शन है, तो उसको अगर आप पहले निपटा लिए, है ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं ये पढ़ लूंगा, पढ़ पा रहा हूं, है ना, और वो आप फ्लो में भी आ जाओगे उस टाइम टेबल। शुरू में ही आपको बोल दूं कि हार्ड को पकड़ो करके, है ना, तो आप थोड़ा सा माइंड इधर उधर हो जाएगा, है ना, क्योंकि बैठने में भी जो सिटिंग होती है उसमें भी मेहनत लगता है भाई, खाली बैठने में भी मेहनत लगता है ना। तो इसी तरह से 15 दिन का, 20 दिन का आपको क्या करना है, 2 से 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। अगर आप संविधान पढ़ रहे हैं तो संविधान आप अपने अनुसार बना लेना कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, या इस पूरे संविधान की बुक को, लूसेंट की बुक हो, बीएल फड़िया की बुक हो, या फिर लक्ष्मीकांत तो मैं प्रेफर नहीं करता कि उतनी मोटी बुक आप अभी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, मतलब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बीएल फड़िया की बुक ले सकते हो संविधान में, मैं बुक का डिटेल भेजा भी था भाई पूरा, आप ग्रुप में डाला भी हूं। तो उस पूरे बुक को आप कितने दिन में क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। तो 2 या 3 सब्जेक्ट को आप एक दिन पढ़िए, मतलब एक दिन में, है ना, और उसे हफ्ते दिन, 10 दिन, 15 दिन में निपटाइए। और 11 फरवरी को पेपर है आपका, तो 11 फरवरी के एक हफ्ता पहले, यानी 11 फरवरी से एक दिन छोड़ के 10 फरवरी, मतलब 1 फरवरी ही मान लो, चलो 1 फरवरी ही मान लो, 1 फरवरी से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिपीटेशन। ठीक है, सिर्फ पढ़ना है, उसमें उसमें याद करने की आवश्यकता वाली नहीं होनी चाहिए। यहां पे याद कब करोगे, जो अभी कर रहे हो ना उसी में याद करते हो, शॉर्ट नोट्स बनाते चलना। बुक पढ़ रहे हो, पूरी बुक में आपको, ऐसा तो नहीं है कि पूरी बुक में आपको एक एक लाइन आपको याद नहीं होगी, है ना, बहुत सारी चीजें याद होगी, बहुत सारी चीजें आपको लगता है कि मैं इसे क्या करता हूं, भूल सकता हूं या भूल जाता हूं, तो उस भूल जाने वाले पॉइंट को ही आप क्या करना, अलग से कॉपी में लिख लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, या आप दिख रहे हो यहां पे क्या, सविना अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण पढ़ रहे हैं, तो सविना अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में आपको पता है कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में आंदोलन हुए थे, रायपुर में ये चीजें हुई थी। अब रायपुर में भूलने वाला क्या लग रहा है आपको, कि रायपुर में मैं सर वो वाला भूल सकता हूं कि महासमुंद से कौन गिरफ्तार हुआ था, या फिर मैं ये भूल सकता हूं कि वानर सेना के गठन के समय सदस्य कौन कौन थे। समझ में आ रहा है, तो वो सदस्यों के नाम को ही आप क्या करना, अलग से कॉपी में या शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, ताकि जब आप रिपीट करो, कब रिपीट करो, 1 फरवरी के बाद जब आपका यहाँ पे रिपीटेशन हो, तब आप उसी पॉइंट को दोबारा पढ़ोगे जो आप क्या कर रहे हो, बार बार भूल रहे हो। अब वानर सेना अगर मैं बोलूं, नेतृत्व भूलूं, तो बालक बरीराम आजाद को भूल जाओगे क्या आप लोग, भूल जाओगे कैसे, नहीं भूल सकते। लेकिन रामाधार नाई को अगर बोलूंगा मैं, तो आप हफ्ते भर बाद लिख के ले लो, कितने लोग जुड़े हैं अभी, मान लो 50 लोग जुड़े हैं अभी, तो 50 में से 25 लोग तो भूल ही जाओगे रामाधार नाई। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? हाँ, तो वो रामाधर नाई का नाम एक्स्ट्रा लिख लेना, वानर सेना हेडिंग लिखना, सदस्य प्रमुख रामाधर नाई और रविशंकर शुक्ल जी के लड़के लोग करके अपने हिसाब से, है ना। तो वो लास्ट के समय में जब आप रिपीटेशन करोगे, तब वो वहां पे आपका काम आएगा। आपको पूरी बुक रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना, हम लोग का टाइम ऐसे ही बचेगा, है ना। फिर आखिरी में पूरा बुक लेके हकन की पढ़, अरे इसका क्या था, अरे इसका क्या था, अरे इसका क्या, वो तो गलती हो जाएगा। ठीक है, और वो पढ़ भी रहे हो और दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो वही चीज बता रहा हूं कि इसी तरह से करना। अगर आप जॉब नहीं कर रहे या जो भी है, अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो 3 सब्जेक्ट्स को पकड़ लिए, या फिर नहीं है ना, तो टाइम निकालो, है ना, और पढ़ो। पढ़ना तो पड़ेगा भाई, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। तो ये गिन के 40 दिन को आप मुख्य रूप से अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए, और लास्ट का जो 10 दिन या हफ्ता दिन रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ किस में जाएगा, रिपीटेशन में ही जाएगा।
ठीक, और एकदम हेक्टिक या पैनिक होके आपको एकदम एकदम वो कर प्रेशर लेके आपको नहीं पढ़ाई करना है, रिलैक्स होके करना है, ये हो जाएगा वाला, है ना। और शुरुआत में पहला जो इजी लगता है आपको उसको निपटाओ अच्छे से, ठीक, एक एक समय अभी कीमती है भाई, है ना। चलिए, क्लियर है क्या क्या बोला? पूरा ये भी बाउंसर गया, कहाँ गया मिटाने का? कैसे? कितने लोग इसी तरह से पढ़ रहे हो? कितने लोग पढ़ रहे हैं इसी तरह से? पढ़ रहे हैं कुछ? हाँ, चलो। और लास्ट का बार बार बोल रहा हूं, लास्ट का सिर्फ और सिर्फ रिपीटेशन में देना, है ना। चलिए, कहां पे थे जी? और जो एक एग्जाम पे फोकस किए हुए हैं इनके लिए भी बोल रहा हूं, जैसे कई लोग बताते हैं कि सर मेरा जो फोकस है वो मेन अभी व्यापम पे है, मेरा जो फोकस है वो मेन अभी मंडी पे है, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम पे फोकस करिए। अगर मंडी फोकस है तो मंडी पे ही फोकस करना, क्योंकि 33 नंबर का अलग से आ रहा है, ठीक है। एकदम आप सोचोगे कि इसके बाद मैं उसकी तैयारी कर लूंगा या दोनों जगह पे पांव रखोगे तो गिरने के ज्यादा चांसेस है, ठीक। तो एक ही एग्जाम पे फोकस रखना। अभी पीएससी दिख रहा है सामने, तो पीएससी को अच्छे से टारगेट कर लो। और अगर मंडी का तैयारी कर रहे हो, कई लोग मंडी का पढ़ भी रहे हैं, तो वो मंडी पे ही फोकस रखिए, इधर उधर फोकस रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि मंडी में भी यही सब पूछेगा, छत्तीसगढ़ भी, और अलग से वो अधिनियम वाला है, वो बहुत ज्यादा है, कृषि अधिनियम ये सब, है ना। तो उन लोग उस पर फोकस रखो, लेकिन टारगेट एक ही रखना है, ऐसे घोड़े जैसा, है ना। दिखना एक ही चाहिए, पीएससी पीएससी, मंडित मंडी, या व्यापम व्यापम, जो भी अभी आने वाला है, ठीक। और इसलिए बार बार हम लोग चक्कर भी काट रहे हैं भाई, कि ये जो बजट है उसके पहले कुछ कुछ घोषणाएं विद्यार्थियों के लिए कर दी जाए करके, जा जाके लेटर दिया जा रहा है हम लोग के द्वारा, है ना। तो आप लोग तैयारी करते रहो, बाकी इधर का मांग तो इधर किया ही जा रहा है हम लोग से, ठीक। तो वो भी आपको याद रखना है कि फोकस एक रखिए। चलो, तो पेशावर समिति का गठन कहां से? बिलासपुर से। दूसरा आपको बताया, विदेशी वस्त्रों की दुकान के आगे धरना प्रदर्शन। विदेशी वस्त्रों की दुकान के समक्ष धरना प्रदर्शन। ठीक, तो जैसा कि यहां पे आपको एक नाम दिखाई दे रहे हैं, कौन? बैरिस्टर छेदीलाल। तो वही इसमें भी क्या है, नेतृत्व करता है, अलग से याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो डेट याद रख लो, कब हुआ मुख्य रूप से, तो फरवरी माह में किया गया, विभिन्न दुकानों के आगे। कहां हुआ? तो बिलासपुर, लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेतृत्व, नेतृत्व कौन? बैरिस्टर छेदीलाल जी, ठीक। और यहां पे आपको कुछ प्रमुख सदस्यों के नाम भी याद रखने हैं, है ना। जैसे कि सदस्य लिख लो, एक नाम तो ये लिखे हुए हैं, वही नाम को यहां पे कॉपी पेस्ट कर देना, कौन? मुरलीधर जी का, ठीक। एक नाम याद रखिए, मुरलीधर मिश्र, मुरलीधर मिश्र। अवधराम सोनी, अवधराम सोनी। हालांकि इन लोग से उतने प्रश्न आए नहीं हुए, फिर भी अगर मेंस में पूछ लेता है तो शब्द सीमा बढ़ाने के लिए और डिटेल लिखने के लिए आप ये सबका नाम लिख सकते हैं, ठीक। केशव चंद्र, केशव चंद्र, कन्हैया लाल, ये सब इसमें प्रमुख है, ठीक। लेकिन अगर ये दोनों टॉपिक में भी सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं तो ये बैरिस्टर छेदीलाल जी का नाम ही है जो दोनों में आएगा, चाहे धरना प्रदर्शन की बात करें, चाहे पेशावर समिति के गठन के प्रमुख सदस्यों की बात करें। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे बढ़े जी। चलो,
नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, या ये तो बिलासपुर का हो गया, 2 ही पॉइंट था इसमें। अब आते हैं दुर्ग में, कि दुर्ग में क्या क्या चीजें हुई। सबसे इंपॉर्टेंट रायपुर ही है भाई, है ना, रायपुर के सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद आते हैं दुर्ग। दुर्ग में आंदोलन, हेडिंग लिखिए, दुर्ग में आंदोलन। अब दुर्ग की बात करेगा तो दुर्ग से प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? जैसे रायपुर से रविशंकर शुक्ल, बिलासपुर से छेदीलाल जी, ये सब लोग आते हैं। वैसे दुर्ग से कौन बड़े नाम आते हैं, बताओ? हाँ, घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, हाँ, दुर्ग में है, लेकिन मुख्य रूप से उनका जो गृह क्षेत्र था या कर्मभूमि, मुख्य रूप से वो कौन सी थी? वो बालोद था, नरसिंह प्रसाद। हालांकि जिला अगर पूछे प्रमुख तो दुर्ग आएगा ही, लेकिन मेन वो, जैसे अभी गजाधर साहू का नाम लिखे, गजाधर साहू बिलासपुर में भी कार्य किया, लेकिन मेन उनका जो क्षेत्र था वो कौन सा था? वो मुंगेली था। हाँ, वेरी गुड, वो मुंगेली था, है ना। क्योंकि उस समय ये सब एक ही जिले थे, एक ही क्षेत्र थे, इसलिए इनका कार्य यहाँ पे भी दिखाई देता है। ठीक, तो दुर्ग में आंदोलन, तो दुर्ग में भी फर्स्ट पॉइंट आपको यही लिखना है क्या? कौन सी समिति का गठन? पेशावर, पेशावर समिति का गठन। बिलासपुर के कौन कौन थे पेशावर समिति में? बिलासपुर से कौन कौन थे जी? हाँ, हाँ, और मुरलीधर और शिव दुलारे मिश्र और अमर सिंह सहगल। ठीक। रायपुर में कौन थे? तो रायपुर में वही 8 डिक्टेटर, है ना। और यहां पूछेगा दुर्ग में, तो दुर्ग में लिख लीजिए पॉइंट, सबसे पहले कब हुआ? तो 1932 में, द्वितीय चरण के अंतर्गत। कहां हुआ? तो दुर्ग में ही हुआ, लिखने की आवश्यकता है नहीं। प्रमुख सदस्य लिख लीजिए, प्रमुख सदस्य, पहला नाम घनश्याम सिंह गुप्त या रत्नाकर झा, जो भी आप पहले लिखना चाहें, घनश्याम सिंह गुप्त। दूसरा रत्नाकर झा, रत्नाकर झा। बालोद से बताए कौन? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। इनका नाम और किसमें पढ़े थे? क्या का गठन किए थे, बताओ? क्या का गठन किए थे? दुर्ग से कौन सी सभा? किसान। हाँ, किनके साथ किए थे? वेरी गुड, उदयराम जी के साथ, है ना। तो वही नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ठीक। उसके बाद चौथा नाम, एक ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पहले पढ़ चुके हैं। जब जंगल सत्याग्रह पढ़े थे 1930 में, तो बेमेतरा से किया था जंगल सत्याग्रह करके पढ़े थे, याद कीजिए कौन, जिनके नाम से शायद पॉलिटेक्निक कॉलेज भी ये बताए थे दुर्ग में। विश्वनाथ यादव तमस्कर, जिसे BY तमस्कर भी कहा जाता है या विश्वनाथ तमस्कर भी कहा जाता है। ठीक। तो प्रमुख सदस्यों में वो भी थे, कौन? विश्वनाथ यादव तमस्कर। विश्वनाथ, दुर्ग में है ना वो, क्या वही कॉलेज है ना? साइंस कॉलेज है, अच्छा, मैं पॉलिटेक्निक बोल दिया, साइंस कॉलेज। विश्वनाथ तामस्कर जी, तो ये पेशावर समिति के क्या थे? प्रमुख सदस्य थे। इनका नाम आपको याद रखना है। ये जो सब नाम एकदम ऐसा हो गया है आजकल कि इतने नाम पढ़ पढ़ के ऐसा लगता है कि ये सब हमारे चाचा, बड़े पापा, इन लोग हैं, ऐसा लग जाता है, लगता है ऐसा कि ये रविशंकर शुक्ल जी हमारे दादा थे, है ना। छेदीलाल जी हमारे दादा के छोटे भाई थे। किनके बारे में पढ़ रहे हैं? कल ही के बारे में पढ़ जब तक आप क्या कर रहे हैं? वंशावली बना रहे हैं जैसे लग रहा है। हाँ, मतलब आप एकदम पढ़ रहे हैं तभी। देखो भाई, यही चीज है कि जो एकदम सीरियस होके देख रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है, रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा है, उसी को चीजें समझ में आती जाएगी। अगर कोई 1 हफ्ते बाद आ रहा है या 2 हफ्ते बाद, 4 दिन बाद, तो उसको
कुछ समझ में नहीं आने वाला, है ना। और अगर आप ये फील कर रहे हो कि आपको अगर लगता भी है जब क्लास में कि मैं भी उस आंदोलन में था करके या थी करके, कि मैं भी जा रहा था रैली में, मैं भी जा रही थी पिकेटिंग करने के लिए, मैं भी बलीराम दुबे के साथ क्या कर रहा था, यहाँ पे पर्चे बांट रहा था, अगर आप ऐसा फील कर ले रहे हो तो आप पूरा क्या कर चुके हो, इतिहास को घोट घोट के पीना चालू कर दिया। ऐसा फील होता है कि नहीं होता है? हो रहा है कि मैं भी जा रही थी बलीराम दुबे के साथ करके। चलिए। आप गाड़ी पंचर। कहीं ना कहीं जो एक भावना है जागृत हो ही जाती है ना। तो अगर ये आप फील कर पा रहे हो तो आप बढ़िया तरीके से क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। क्योंकि देखो भाई, ग्रुप में जब मैं लिंक भेजता हूँ लगभग 300 के आसपास जुड़े हैं, लेकिन क्लास अटेंड कितने करते हैं, ये 50 के आसपास, है ना। तो आप समझ के चलिए कि आप अपने आप में अभी क्या हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, सीरियस हो। आप इतना मान के चलो कि आप पढ़ाई के प्रति, अपने प्रति क्या हो, ईमानदार हो। एक चीज तो है आप लोग में, ठीक। तो अब वही ईमानदारी को, पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। तो पेशावर समिति का गठन हो गया दुर्ग से। दूसरा जो पॉइंट था वो है सत्याग्रह आंदोलन चला था। दूसरा यहां पे लिख लीजिएगा, सत्याग्रह सप्ताह मनाया गया। सत्याग्रह सप्ताह या सत्याग्रह आंदोलन सप्ताह मनाया गया। ये यहां पे नया है। जैसे कि पेशावर दिवस मनाया गया था मुख्य रूप से रायपुर, उससे प्रश्न आते हैं, वैसे यहां पे सत्याग्रह सप्ताह मनाया गया था। कहां? तो दुर्ग में। ये इसको 5 स्टार रेटिंग दे दो, इसको 5 स्टार दे दो, इंपॉर्टेंट है। तो अब सप्ताह की बात कर रहा है, यानी कि यहां पे हमको क्या याद करना पड़ेगा, यहां पे याद करना पड़ेगा डेट, ठीक। और कभी कभी क्या करता है ये सत्याग्रह आंदोलन सप्ताह के अलावा इसके अलग से प्रश्न पूछ देता है, मतलब इसी को दूसरे तरीके से पूछ देता है कि राष्ट्रीय बलिदान दिवस या राष्ट्रीय बलिदान सप्ताह कब मनाया गया था करके। तो इसी का अन्य नाम है वो। तो यहां पे आप लिख लो अन्य नाम करके, अन्य नाम, राष्ट्रीय बलिदान सप्ताह या दिवस। तो सत्याग्रह आंदोलन या सत्याग्रह सप्ताह और राष्ट्रीय बलिदान सप्ताह ये मनाया गया था कहां? दुर्ग में। उसके बाद कब मनाया गया? तो 6 से 12 अप्रैल, 6 से 12 अप्रैल के बीच ये मना था 1932 में। कहां मनाया गया? तो मुख्य रूप से हेडिंग तो लिख ही लिए हैं, अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो यही है भाई, आंदोलन या सप्ताह, और डेट इंपॉर्टेंट है 6 से 12 अप्रैल 1932। डेट याद रख लीजिए, 6 से 12 अप्रैल 1932, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, आपको बताया कि हर जगह क्या हुआ था, पिकेटिंग की गई थी, धरना प्रदर्शन हुए थे, वैसे दुर्ग में भी हुआ था। तो दुर्ग में भी लिख लीजिए, विदेशी वस्त्रों व शराब दुकान के सामने, विदेशी वस्त्रों व शराब दुकान के सामने धरना प्रदर्शन। अब यहां पे कोई पूछा था मुझसे कि सर ये जो शराब दुकानें के सामने जो प्रदर्शन होता था वो देशी शराब दुकानें होती थी कि विदेशी शराब दुकानें होती, कोई पूछा था ना मुझसे? नहीं पूछे थे? पूछे थे, यही यही पूछी थी लगता है। तो यहाँ पे आपको वही ध्यान देना है कि ये जो शराब दुकानें हैं मुख्य रूप से विदेशी शराब दुकानें ही थी, है ना। बनता देसी तरीके से था, लेकिन लाइसेंस लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, मतलब अंग्रेजों से, है ना। तो वो किनकी अंतर्गत हो जाती थी? उन्हीं अंग्रेजों के अधीन हो जाती थी। तो यहाँ पे जो जितनी भी शराब दुकानें हैं वो विदेशी शराब दुकानें ही थी, है ना। ऐसा नहीं कि लंदन से बोतल आती थी, है ना, वैसा बिल्कुल नहीं है, है ना। बनती यही थी, पीते यहीं के लोग थे, लेकिन जो लाइसेंस था, जो दुकानें होती थी वो विदेशी होती थी, मतलब अंग्रेजों की होती थी। इसीलिए वस्त्रों और शराब दुकान के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। कब किया गया तो डेट पर्टिकुलर ऐसा नहीं है, है ना। पूरा चला है महीना भर, तो 1932 ही याद रख लेना। इसमें इसमें जो प्रमुख नाम आता है वो आता है ये दो का, जो शुरू में लिखे घनश्याम सिंह गुप्त और जो लास्ट में लिखे विश्वनाथ तामस्कर। तो लिख लीजिए प्रमुख, पहला घनश्याम सिंह गुप्त
घनश्याम सिंह गुप्त और दूसरे विश्वनाथ तामस्कर। जिसमें इनका नाम पूछा है तो इनको आप मार्किंग कर लीजिए, विश्वनाथ तामस्कर जी। ठीक, क्लियर है इतना? आगे बढ़े, चलिए। ये हो गया कहां का? दुर्ग का। ठीक, इसके अलावा दो तीन पॉइंट और है, आप ऐड कर लो, आगे लिख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट लिख लेना इसको। जैसा कि आपको पता है कि अभी बालोद और बेमेतरा ये सब जो क्षेत्र हैं कौन से संभाग के अंतर्गत आते हैं? दुर्ग, है ना। और यही जो जिले हैं अभी जो नए बने हैं बालोद बेमेतरा, वो सब पहले दुर्ग जिले के अंतर्गत आते थे। तो यहाँ पे अलग से मैं नहीं लिख रहा हूं उसको कि बालोद जिले के अंतर्गत आंदोलन करके, क्योंकि उस समय ये दुर्ग के अंतर्गत आते थे, इसीलिए उसको भी इसी के अंतर्गत ही लिखेंगे। तो फोर्थ पॉइंट ये लिख लीजिएगा कि बालोद में स्वदेशी, या ऐसा लिख लो कि बालोद में कांग्रेस के स्वयंसेवकों का जुलूस। ये स्वयंसेवक क्या होते हैं? स्वयंसेवक कौन होते हैं जी? एनएसएस में जो होते हैं। अरे कांग्रेस के स्वयंसेवक एंड आरएसएस में जो होते हैं। अरे स्वयंसेवक हर जगह होते हैं, चाहे एनएसएस हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कुछ भी हो। स्वयंसेवक का अर्थ क्या होता है ये पूछ रहा हूं। हाँ हाँ, यही है। ठीक है, जो खुद से, आपको ऐसा प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि बार बोलता हूं, प्रेरित करता रहता हूं पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन जब आप खुद से क्या करोगे, है ना, पढ़ने बैठोगे, जैसे खुद से सेवा करने जो चला जाता है, ठीक है, कि मुझे, कि मैं कोई पोस्ट में नहीं हूं, मैं कलेक्टर नहीं हूं, या मैं कोई एनआरडीए की टीम में नहीं हूं, मैं आर्मी में नहीं हूं, मैं पुलिस में नहीं हूं, मैं क्यों जाऊंगा, है ना। जैसे कि आप देखते हो कि उड़ीसा में अलग अलग जगहों पर बाढ़ आती है, तो वहां पे आप देखते हो कि पूरा एनडीआरएफ की टीम, आर्मी, पुलिस, प्रशासन सब वहां पे लगे रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, आरएसएस, एनएसएस, है ना। तो वो भी एक क्या है, एक सेगमेंट है, वो मतलब एक ग्रुप है। लेकिन कुछ लोग और ऐसे होते हैं जो अपनी स्वेच्छा से आते हैं। अब जैसे आप कोई ग्रुप में नहीं जुड़े हो, लेकिन आपकी इच्छा होगी, है ना, कि मदद करूं मैं भी जाके, है ना, पीड़ित लोगों की, तो आप खुद जागृत हो रहे हो अपने से, है ना, तो वो आप क्या कहलाओगे? वो स्वयं सेवक कहलाओगे। हाँ, दो दीजिए। हाँ। हाँ, उसी तरीके से, मतलब आप जब खुद जागृत होगे। हाँ, कोई नहीं, अब तो मिल जाते हैं, बहुत लोग हैं, है ना। बस वो आप, मैं इसलिए बुलाते रहता हूँ कहीं ऐसे जाने वाने के लिए, है ना, कि आप भी ऐसे देखो समझो कि वो लोग भी अपने ही लोग हैं, और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है ना। नहीं तो ऐसे जाओगे, इधर से जाओ, किसी कलेक्टर के उसमें जाओगे, उसको दब के खड़े हो, अरे यार कलेक्टर है क्या बोल देगा, या मंत्री है क्या बोल देगा, अरे मंत्री का ड्राइवर ही चमका देगा, अरे मंत्री पीएसओ चमका दे। कुछ नहीं है, आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, देखोगे, जानोगे, लोगों को समझोगे। इसलिए मैं बोला था कि चलो चलते हैं, आप लोग भी आइए करके। तो कोई रिस्पांस नहीं आया, तो बहुत लोग थे वैसे जाने वाले, तो चले गए थे, है ना। तो वही है स्वयंसेवक का अर्थ, जो कि अभी चर्चा की है। तो कांग्रेस के स्वयंसेवक थे, है ना। तो इनको लेके जुलूस निकाला था किन्होंने? तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी ने, है ना। तो लिख लीजिए, नेतृत्व में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। और ये वही नरसिंह प्रसाद अग्रवाल है जिन्हों का जो सबसे ज्यादा जो प्रश्न प्रश्न आता है, वो किसान सभा का गठन किसने किया करके आता। तो उदय राम और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, ये वही नरसिंह प्रसाद
अग्रवाल हैं, ठीक है, जिनकी चर्चा अभी दुर्ग में पेशावर समिति में भी किए थे। तो ये नाम आपको याद रखना है। और मेरे ख्याल से इससे प्रश्न भी पूछा गया है ना, कि जुलूस का नेतृत्व किसने किया था स्वयंसेवकों का? तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी। तो दुर्ग में आपको इतना ही याद रखना है ना। आगे बढ़े, अब आगे बढ़े, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसी समय, जैसे कि अभी ये सब जो आंदोलन हम लोग देख रहे हैं, वो सब किससे संबंधित है? ये जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, हाँ, ये सब किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? सविनय अवज्ञा। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? कि हम क्या हो अंग्रेजों से स्वतंत्र हो, छुटकारा मिले करके, ठीक, इतना क्लियर है। तो इसी 1932 में एक और आंदोलन चला था, वो ये इसके कारण नहीं हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन उसका मेन रीजन नहीं था, या उसका मेन रीजन ये नहीं था कि अंग्रेजों से उनको क्या मिले, छुटकारा मिले। कोरिया रियासत में एक विद्रोह हुआ था, एक आंदोलन हुआ था, जो उनके लिए था, जो वहां के स्थानीय नागरिक थे, जो वहां के किसान थे, जो मजदूर थे, उनसे क्या हो रहा था, कोरिया रियासत में कोरिया रियासत समझ गए, सिंहदेव परिवार वाला जी? तो उस कोरिया रियासत में जो मजदूर थे, जो वहां के गांव वाले थे, जो किसान थे, उनसे बेगारी करवाई जाती थी। बेगारी तो समझते हैं ना, बिना पैसे के, हाँ, है ना, बिना पैसे के काम करवा रहे हैं कि आप दूंगा, तब दूंगा, 2 महीने में दूंगा, 4 महीने में दूंगा, देते ही नहीं थे, है ना, और काम करवा रहे हैं बधुआ मजदूर जैसे। तो उसको लेके वहां के निवासी, वहां के स्थानीय लोग क्या किए थे, आंदोलन किए थे। तो ये भी कब की बात है? ये जो डेट पढ़ रहे हैं, कौन सा, 1932 की बात है। लेकिन ये जो हुआ था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। जैसे जंगल सत्याग्रह पढ़े तो 1930 में, वो किसके अंतर्गत था? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रथम चरण के अंतर्गत था। लेकिन ये जो कोरिया रियासत में जो विद्रोह हो रहा है, जो आंदोलन हो रहा है, उसका लेना देना नहीं है किससे, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। वो खुद अपनी जरूरतों के लिए, अपनी मजदूरी के लिए, अपनी जो बेगारी वो लोग कर रहे थे, उसके लिए वो लोग आंदोलन किए थे, उसका विरोध किए थे, ठीक। तो वही बताना चाह रहा था। तो यहां पे लिख लीजिए हेडिंग, कोरिया रियासत में आंदोलन, कोरिया, क्योंकि ये 1932 में हुआ था, इसीलिए यहां पे पढ़ा जा रहा है, लेकिन इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेना देना नहीं है, ठीक। तो कोरिया रियासत में आंदोलन, 2-3 प्रश्न आते हैं, पॉइंट्स लिख लीजिएगा इसके प्रमुख। सबसे पहला, कब हुआ? कब हुआ? कब हुआ जी? ईयर तो बता ही सकते हैं, 1932 है ना। और डेट अगर पूछे तो 15 फरवरी 1932, ठीक है। वो जो मातृपितृ दिवस होता है 14 फरवरी को, उसको एक दिन बाद 15 फरवरी, ठीक है, क्योंकि पूरा खर्चा हो गया 14 फरवरी में गिफ्ट देने में, है ना, तो फिर बेकारी करेगा आदमी, ऐसा याद रख लो, ठीक है। तो दूसरे दिन से क्या हो गया था, ये रियासत आंदोलन चालू हो गया था 15 फरवरी 1932। 14 फरवरी होता ना वो डे जी, हाँ, तो हम लोग तो मातृपितृ दिवस बोलते हैं, है ना, बाकी क्या चली गई? अरे आपकी हुई है भैया, हम लोग की थोड़ी हुई है। ओ, वैलेंटाइन डे, हाँ वही। चलिए, तो कब हुआ? 15 फरवरी 1932। वो डेट याद रखो करके बता रहा था। कब? अभी वाले में? अच्छा, शिवाजी जयंती, हाँ, सब ऐसा याद रखना चाहिए भाई। ये जागृति अभी से देख लिया उस दिन क्या पढ़ रहा है करके, अच्छा। और ये मेरे को तो जाना था, लेकिन उधर पूजा करना पड़ेगा सरस्वती माता का, वसंत पंचमी पड़ गया करके, ऐसा है क्या? ये ले, शादी भी है। तो याद रखिएगा कब, 15 फरवरी 1932, कहा तो कोरिया रियासत में।
उसके बाद नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यहाँ पे कोई प्रमुख नेतृत्वकर्ता नहीं है। वहां पे जितने भी मुख्य रूप से स्थानीय नागरिक थे, वहां के स्थानीय लोग थे, और उन स्थानीय लोगों में भी जो सबसे ज्यादा जनसंख्या थी वो वहां के आदिवासियों की थी, और उन आदिवासियों में भी जो सबसे ज्यादा जनसंख्या थी, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति की जनसंख्या सबसे सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है? गोंड। तो यहाँ पे आपको वही याद रखना है, जो गोंड आदिवासी थे उनके द्वारा ये आंदोलन किया गया था, नेतृत्वकर्ता वही लोग थे। तो उसमें कोई पर्टिकुलर नाम नहीं आता, वो पूरे गांव, वो पूरे स्थान के लोगों द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा नेतृत्व में गोंड आदिवासियों द्वारा। और जंगल सत्याग्रह की बात करूं तो कौन सा जंगल सत्याग्रह था जो मुख्य रूप से गोंड आदिवासियों द्वारा किया गया था, जिनकी भागीदारी सर्वाधिक थी? लभरा जंगल सत्याग्रह। और कौन सा जंगल सत्याग्रह था जिसमें कंवर और गोंड दोनों थे? कोरबा वाला, वेरी गुड, बांधा खार। क्या बात है, ऐसी आंसर आना चाहिए, मजा आता है। तो नेतृत्वकर्ता गोंड आदिवासियों द्वारा। और कारण क्या था इसका, इस आंदोलन का? बेगारी प्रथा। हाँ, बेगारी काम या बेगारी प्रथा, जो भी आप लिखे, ठीक। उसके बाद फिर शासक कौन थे? तो शासक थे रामानुज शरण सिंह। ठीक, तो ये नाम आपको रामानुज प्रताप है जी, शरण लिख दिया, रामानुज प्रताप सिंहदेव। ठीक, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो सब सर्वाधिक पूछा है, डेट की कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, शासक का नाम इंपॉर्टेंट है, और नेतृत्वकर्ता ये भी इंपॉर्टेंट है, गोंड आदिवासियों द्वारा कोरिया रियासत में आंदोलन। ठीक, तो ये बेगारी प्रथा के लिए हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत ये नहीं था। ठीक, चलिए अब आते हैं एक और जगह याद रख लेना, रायगढ़, है ना। चलो मैं लिख देता हूं उसको, इतना क्लियर है, मिटा दूं? यहां पे एक नाम बस लिख लो। क्या चीज? ये वाला? हाँ पूछा है ना, पूछा है, इसलिए तो मार्किंग किया हूं, पूछा है। ये जो मार्किंग करता हूं वो इंपॉर्टेंट रहता है, और पूछा भी गया है, वो इसलिए मार्किंग करता हूं इसको। ठीक है, तो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखेंगे एक छोटा हाँ समझ गया ना समझ गया। तो कोरिया से याद रखिएगा, कोरिया के बाद एक छोटा रायगढ़ याद रख लेना। रायगढ़ से एक ही पॉइंट याद रखिएगा कि रायगढ़ में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेके रूपरेखा तैयार की गई थी, वहां भी धरना प्रदर्शन इत्यादि किए गए थे। तो वहां से एक व्यक्ति का नाम आप सर्वाधिक सर्वप्रमुख याद रख लीजिएगा, अमरनाथ जी का। ठीक है, प्रमुख करके लिख लेना, अमरनाथ तिवारी प्रमुख, अमरनाथ तिवारी। चलिए, तो ये हो गया कहां का, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरिया और रायगढ़ का। क्लियर है? क्लियर है सभी को? पढ़ोगे तो और अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, तो आपको यही बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो 2 पॉइंट है वो सभी में आएगा, है ना। रायपुर में भी, बिलासपुर में भी, दुर्ग में भी, क्या कि पेशावर समिति का गठन हुआ था। यहाँ पे रायपुर में पेशावर समिति 8 डिक्टेटर, बिलासपुर में छेदीलाल जी, गजाधर साहू जी, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद फिर दुर्ग में आ जाएंगे घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और तामस्कर जी, विश्वनाथ तामस्कर जी। ठीक, और दुर्ग से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि एक सप्ताह या दिवस मना था, कौन सा लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा, सत्याग्रह, है ना, या फिर उसी को राष्ट्रीय बलिदान दिवस भी कहा जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक, कब से कब तक मना था? 6 से 12 अप्रैल। और अगर मैं पेशावर दिवस की बात करूं, पेशावर दिवस कब मना था? दिवस 29 जनवरी। ठीक, तो ये सब आपको डेट याद रखने हैं। अब आते हैं थोड़ा सा, एक छोटा सा टॉपिक, ये तो हो गए अलग अलग स्थानों पे, है ना, रायपुर में, रायगढ़ में, कोरिया में, दुर्ग में, बिलासपुर में। अब देखते हैं कि यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में, क्योंकि प्रथम चरण में भी ऐसा नहीं कि महिलाओं की भागीदारी नहीं थी उसमें भी, लेकिन द्वितीय चरण में जो महिलाएं थी वो बढ़ चढ़कर क्या हुई
इसमें भाग ली थी। ठीक, तो अलग से महिलाओं से संबंधित भी प्रश्न पूछता है कि यहां से आंदोलन किसने किया था, ये जो महिला है या जो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, वो मुख्य रूप से किस आंदोलन से जुड़ी थी। तो वो सबसे भी प्रश्न आते हैं। तो एक महिलाओं का एक अलग से आप लिख लीजिए, जिसमें पांच छह प्रमुख नाम हम लोग महिलाओं के यहाँ पे देखेंगे। ठीक, उसके पहले फिर से पूछ रहा हूं कि ये रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरिया, रायगढ़ में कोई डाउट बताइए। हाँ, हाँ। तृतीय युद्ध बोल रहा, पानीपत का? तृतीय, तृतीय। हाँ, हाँ। हर लड़ाई के पीछे महिला का हाथ होता है। हम्म, हम्म। लिस्ट, ऐसा पर्टिकुलर लिस्ट बोलोगे तो नेट में सर्च करोगे तो पूरा लिस्ट निकल जाएगा कहां से कौन कौन थी। तो यहाँ पे भी तुम बताते हुए चल रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण देखे थे। ये इतिहास में भी, मध्यकाल में भी हम लोग पढ़े हैं भाई, और प्राचीन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सातवाहन के समय कौन था, और उसके बाद फिर पांडु वंश के समय कौन थी। और पूरा लिस्ट हम लोग देखे भी हैं, मैं लिखवाया भी हूं। अगर कोई शुरू से अटेंड कर रहे होंगे तो सुहानी, जागृति, सृष्टि और इधर निमिष, ये सब लोग शुरू से कर रहे हैं। तो एक लिस्ट में बनवाया भी था वाष्टा देवी जी का, याद किए हैं वाष्टा देवी? इसके पहले प्रभावती भारद्वाजी, याद करिए, प्राचीन इतिहास छत्तीसगढ़ के में, जिसमें वो लोग प्रमुख शासिका के तौर पे युद्ध भी लड़ी थी। चमेली देवी, याद करिए, किसकी बेटी? हरिश्चंद्र की। याद आ रहा है, जिसे अन्नमदेव से युद्ध किया था, अन्नमदेव प्यार में मोहित हो गया था शादी कर करके। वो बोला, तेरा तू तो ऐसी लल्लू पंजू नहीं करूंगी तेरे से शादी करके। तो बोलता है, युद्ध लड़, इतना बड़ा सेना है मेरी, आह मैदान में करके। तो चमेली देवी अपने पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिला के युद्ध। तो वो पूरे लिस्ट को हम लोग अलग से लिखे भी थे कि ये महिलाओं का नाम, क्योंकि मेंस में प्रश्न भी आता है खास करके सीजीपीएससी वाले में कि राष्ट्रीय आंदोलन में या भारत छत्तीसगढ़ में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालिए, है ना। तो उसमें ये सही प्रश्न पूछे आप कि वो लिस्ट आपको लिखना पड़ेगा वहां पे कि कौन कौन सी प्रमुख महिलाएं थी छत्तीसगढ़ की या भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो छत्तीसगढ़ में प्रभावती, भारद्वाजी, वाष्टा देवी, इसके अलावा जो जाजल्य देव थे। हाँ, मिनिमम ये तो प्राचीन की बात करो, अभी आधुनिक में भी आऊंगा। तो प्राचीन में ये सब आ जाएंगी। इसके अलावा जाजल्य देव थे, है ना। किसकी बात मान के छोड़ दिए थे जी? दुश्मन को छोड़ दिए थे। गुंड महादेवी, है ना। इधर तो अपनी मम्मी की बात नहीं मानते हैं लोग, है ना, इधर अपनी मम्मी की बात नहीं मानते, लेकिन वो क्या किए, दुश्मन की मम्मी गुंड महादेवी सोमेश्वर देव की माता थी, वो बोली मेरे बेटे को छोड़ दो, छोड़ दिए एक बार में। और वो पूरी सेना लेके गए थे बस्तर, उनको पूरा लेके आए और रखे, पूरा उनका युद्ध में पैसा गया, सैनिक गए, फिर भी एक बार बोलने पे छोड़ दी। तो इतनी महिलाएं जो थी, है ना, जो रानियां थी हमारी, जो राजकुमारियां थी, जो बेटियां थी, बहनें थी, उनका ये प्रमुख योगदान रहा। तो पूरा लिस्ट हम लोग लिखे भी हैं अलग से, और मैं आप लोगों को बोलता जा रहा था कि ऐड करते चलो साथ साथ। तो प्राच हाँ, आंसर राइटिंग भी किए हैं इसको, वेरी गुड, याद लिखा होगा आप लोग के पास। इनका योगदान बताइए, महिलाओं का योगदान, तो उसमें भी लिखे हुए हम लोग। तो ये प्राचीन वाली की बात है। और अभी आधुनिक की बात कर रहे हैं, तो आधुनिक में अभी बता ही रहा हूं आप लोग को कि कौन कौन आएंगे अभी, है ना। और अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में भी हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में देखे थे कि बिहार की रुक्मणी देवी, प्रभावती देवी, इसके अलावा मणिपुर की कौन थी, रानी गेडेनल्यू। हाँ, इधर से सरोजनी नायडू का नाम देखे थे। सरोजनी नायडू, जो धरासना में क्या किए थे, वो जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व कर, है ना। तो ये सब आपको अपने से लिस्ट सब ऐड करते जाना है कि इस टॉपिक में, इस आंदोलन में इन इन महिलाओं की प्रमुख भागीदारी रही। तो फिर वो याद करोगे तो अपने आप आपका लिस्ट बनते जाएगा कि हाँ, इस आंदोलन से ये लोग हैं करके। क्लियर है?
हाँ, तो वैसी इस आंदोलन की अगर बात करें, हाँ बताइए। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग क्या हुए थे, गिरफ्तार हुए थे, जातियां की गई थी, है ना, असहयोग आंदोलन से लेके अभी तक का। तो उनकी याद में, और आपको भी क्या करना है, आगे बलिदान करना है देश के लिए, आंदोलन के लिए, राष्ट्र के लिए, जनता के लिए। तो वो करने के लिए इसको नाम दिया गया था राष्ट्रीय बलिदान सप्ताह करके। बलिदान का अर्थ ये नहीं है कि आपको गोली चलानी है, क्योंकि गांधी जी वाला आंदोलन है ये, तो आप वो नहीं कर सकते। लेकिन अंग्रेज अगर मार रहे हैं तो आप उसको सह सकते हो, है ना, उनकी अकड़ आप तोड़ सकते हो अपने अहिंसा के माध्यम से। तो उस तरीके से बलिदान दिवस इसे कहा गया। क्लियर है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो बलिदान का अर्थ वही था कि जेल, है ना, और उनको जो मानसिक और शारीरिक तौर से प्रताड़ित किया गया, वो सबसे संबंधित। और बहुत सारे लोग शहीद भी हुए हैं लाठीचार्ज में और गोलीबारी में, देखे भी हम लोग कहां कहां पे किस मजदूर, किस व्यक्ति, किस किसान की हत्या हुई, पढ़े ना। चलिए, तो अब लिखिएगा महिलाओं का, महिलाओं का अ, भागीदारी या महिलाओं का सक्रियतापूर्ण योगदान, ऐसे लिख लो, महिलाओं का सक्रियतापूर्ण योगदान। तो यहां पे कुछ महिलाओं के नाम बताइए जो अभी पढ़े हैं। अभी आंदोलन में एक आध नाम नहीं पढ़े हैं जी? किसी का भी नहीं पढ़े? हाँ, राधाबाई जी का तो पढ़े हैं, कैसे भूल जा रहे हो, है ना। तो राधाबाई जी का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न बहुत बार पूछा है, ठीक है, लिख लीजिए। एक हम लोग दुकान पढ़े थे, कीका भाई की दुकान, याद है? कीका भाई, जो विदेशी वस्त्रों की सबसे बड़ी दुकान हुआ करती, है ना। उसकी अलग अलग जगह ब्रांचेस भी थी, रायपुर में भी था, बिलासपुर में भी था, है ना। तो मुख्य रूप से रायपुर में क्या हुआ था, जो दूसरे नंबर के डिक्टेटर थे, कौन थे दूसरे नंबर के डिक्टेटर? शंकर राव गनौद वाले, वेरी गुड। तो शंकर राव गनौद वाले, और उनके साथ एक और थे, त्रेतानाथ तिवारी जी। तो शंकर राव गनौद वाले और त्रेतानाथ तिवारी धरना प्रदर्शन करने जाने वाले थे, कहाँ, कीका भाई की दुकान में, जितनी भी उनकी दुकानें थी, ठीक। क्योंकि सबसे बड़ा दुकान था उसका, जैसे कि अभी आपको जगह जगह दिखाई देता ना, हर जिले में आपको सुमित बाजार दिखाई दे देगा, समझ पा रहे हैं? हर जिले में मेरे ख्याल से सुमित बाजार तो देखे ही होंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो वैसी कीका भाई की जो दुकानें थी, वो आपको हर जगह ऐसे ऐसे दिख जाती थी। तो जहां जहां, क्योंकि वो सबसे बड़ा चैनल था, है ना, तो वहां पे क्या किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया। तो शंकर राव गनौद वाले और त्रेतानाथ तिवारी आपको अलग अलग मतलब सॉरी, रायपुर में वहां पे मुख्य रूप से प्रदर्शन करने गए। तो यहाँ पे इस क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं थी, वो भी सपोर्ट करने पहुंच गई उनको, कि हम भी आपको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आंदोलन में धरना प्रदर्शन करेंगे। तो महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो उसमें कुछ महिलाएं गिरफ्तार भी हुई, और अंग्रेज इतने क्रूर थे कि वो लोग क्या करते थे, लाठी मारते थे, चाहे वो महिला हो चाहे बच्चे हो, है ना। जैसे पुरुषों को आप देखे होगे, मैं एक वीडियो भेजा था जिसमें सर पे एकदम लाठी मार रहे हैं वो, नमक सत्याग्रह में। तो उसी तरह से महिलाओं को भी यहाँ पे ट्रीट किया गया था। ऐसा कोई एकदम नरम दिल के नहीं थे अंग्रेज लोग, उनको भी मारा गया। और साथ ही महिला थी करके उनपे अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया था, गाली गलौज किया गया। तो उस इतना सहने के बाद भी वहां से हटी नहीं, है ना। तो कुछ महिला वहां पे गिरफ्तार भी हुई। तो यहाँ पे चार प्रमुख महिलाओं के नाम हमको सुनाई देते हैं, इतिहास में नाम वो अमर कर गई। एक मंटोरा बाई का नाम आता है ना। एक आती है मंटोरा बाई, फुटेनिया बाई, कोजा बाई, और एक भुटकी बाई, है ना। हाँ, भुटकी बाई। तो ये जितनी भी महिलाएं हैं, ये चार प्रमुख महिलाएं, इनका योगदान रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण 1932 में धरना प्रदर्शन करने से। ठीक, तो ये महिलाओं के नाम भी आपको याद रखना है, सब लिस्ट बनाते हुए चलना भाई। महिलाओं का सक्रियतापूर्ण योगदान, तो लिख लीजिए थोड़ा सा। 29 मार्च 1932, 29 मार्च 1932 को किसकी दुकान, किसकी दुकान, कीका भाई, कीका भाई की दुकान के समक्ष
शंकर राव गनौद वाले, और इनके साथ और कौन थे? कौन थे? त्रेतानाथ तिवारी, वेरी गुड। त्रेतानाथ तिवारी के नेतृत्व में महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें से चार प्रमुख नाम आपको याद रखने हैं। ठीक, कौन कौन? सबसे पहले मंटोरा बाई, कोजाबाई, भुटकी बाई और फुटेनिया बाई। ठीक, क्योंकि ये जो थी मुख्य रूप से कहां से आई थी? ग्रामीण अंचल से थी, इसलिए आपको ये सब नाम आपको सुनाई दे रहे हैं, लेकिन इनके नाम पे मत जाना, इनके काम पे जाना। ठीक है, अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी, लेकिन अपना पूरा सर फूट गया, इतना प्रहार हुआ, अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ, लेकिन टस से मस नहीं हुई ये महिलाएं, है ना। इसलिए इनका नाम इतिहास में पढ़ा जाता है, मंटोरा बाई, कोजा बाई, भुटकी बाई और फुटेनिया बाई। और किनके नेतृत्व में? तो शंकर राव गनौद वाले और त्रितानाथ तिवारी जी के नेतृत्व में। क्लियर है? दूसरा लिख लीजिएगा। एक नाम पढ़े थे हम लोग राधाबाई जी का, कहां से आई थी राधाबाई? डॉक्टर राधाबाई नागपुर से आई थी, है ना। और रायपुर नगर पालिका में फिर दाई का काम यानी कि नर्स का काम करने लगी। तो फिर यहाँ के लोगों ने उनको माँ और डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। तो राधाबाई द्वारा भी क्या किए गए थे? बहुत सारे कार्य किए गए थे। तो उनके ग्रुप में भी बहुत सारी महिलाएं थी, ये जो महिलाएं थी वो अलग है ना। और जो राधाबाई जी का जो ग्रुप था उसमें भी बहुत सारी महिलाएं थी, जिसमें पांचवें नंबर पे, या सॉरी चौथे नंबर पे कौन से डिक्टेटर थे? चौथे नंबर जो हम लोग पढ़े हैं उस हिसाब से, हाँ, माधव प्रसाद परगनिया। तो माधव प्रसाद परगनिया जी की जो वाइफ थी, है ना, वो भी इनके ग्रुप में थी। किनके ग्रुप में? राधाबाई जी के ग्रुप में। ठीक है, तो लिख लेते हैं उनको भी। दूसरा, डॉक्टर राधाबाई द्वारा इस क्षेत्र में अनेक कार्य किए गए। उनके साथ धरना प्रदर्शन में कई प्रमुख महिलाओं की भागीदारी रही। यहाँ पे कई प्रमुख महिलाएं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको महिलाएं तो बहुत सारी थी, लेकिन कुछ प्रमुख नाम आपको याद रखने हैं, है ना, इसलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कई प्रमुख महिलाओं की भागीदारी रही। ठीक, मिटा दूं ये वाला पोर्शन? और आप अभी ये मत सोचना भाई, अभी आपको कैसे डॉक्टर राधा भाई अगर मैं बोल रहा हूं तो आपको कैसा चेहरा दिखाई दे रहा होगा? एक ऐसा चेहरा दिखाई दे रहा होगा जो साड़ी में होगी, थोड़ी वृद्ध होगी, इस टाइप का दिख रहा होगा क्या चेहरा? अगर मैं राधा भाई बोल, मदर टेरेसा जैसे दिख रहा होगा। लेकिन अभी वैसा मत सोचना, अभी ये सब कितने एज की हैं? लगभग 25-30 साल की हैं, है ना। और शायद कई महिलाएं इनसे भी कम उम्र की थी, तो बहुत यंग थी। जैसे आप अभी जैसे लड़कियां पढ़ रही होंगी, आप अपने ही एज का समझ लेना, 20 से 30 साल। अगर कोई छोटी होगी तो वो उनकी सदस्य थी मान लेना। ठीक है, तो इनकी जो एज थी वो उतनी ही थी। अभी मदर टेरेसा या एकदम ओल्ड ओल्ड एज वाला जैसे मत सोचना, है ना। वो बाद में बनेंगी, वो बाद में होगी, लेकिन अभी ये सब लोग यंग थे। ठीक, इसको इसलिए बताते रहता हूं ताकि आप फील कर पाओ कि उस समय ये लोग ऐसे थे, इस प्रकार से कार्य कर रहे थे, इसलिए बता रहा हूं। ठीक, तो प्रमुख महिलाओं की,
हाँ, प्रफुल्ल कुमारी देवी जो कि शाशिका बनी थी। तो वही बता रहा हूँ कि बहुत सारा नाम हम लोग लिस्ट में इतिहास में प्राचीन और मध्य में पढ़े हैं कि शाशिका ये रही, राजकुमारी ये रही, उन्होंने ये बनवाया था, है ना, इसका निर्माण कराया था, युद्ध में भाग लिया, है ना। अभी और आएंगे, अभी और महिलाओं की भागीदारी रहेगी, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। और भारतीय इतिहास में तो नाम बताते ही रहता हूं आप लोग को। क्या बताया, प्रमुख महिलाओं की भागीदारी रही। ठीक, जिसमें से आप प्रमुख नाम याद रख लीजिएगा। एक नाम रोहिणी बाई या रोहिणी बाई परगनिया। अब ये कौन है बताया था, रोहिणी बाई परगनिया, ये कौन है? हाँ, माधव प्रसाद परगनिया की वाइफ। और ये जो एज की थी, है ना, लगभग ये कितने एज की थी, 16-17 साल की रही होगी। कई बुक्स में उसको 12-13 भी बताता है, कई जगह 16-17 साल भी बताते हैं कि बहुत कम उम्र में ये गिरफ्तार भी हुई थी करके, क्योंकि उनके नेतृत्व में धरना मतलब जुलूस निकाली हुई थी और सबसे आगे झंडा लेके यही चल रही थी। कौन? रोहिणी बाई परगनिया। तो इनको गिरफ्तार भी किया गया। तो कई जगह इनकी उम्र 12-13 वर्ष बताते हैं, कई जगह 16-17 बताते हैं। तो आप मान के चलिए 20 से कम ही थी इनकी एज, क्योंकि उस समय जल्दी शादी हो जाती थी 16-17-18 साल में, है ना, कई कई बार 12-15 साल में भी हो जाती थी। तो उसी टाइम क्या हुआ था, इनका विवाह भी हुआ था और साथ ही आंदोलन में क्या कर ली थी, कूद भी पड़ी थी। तो माधव प्रसाद परगनिया की पत्नी है रोहिणी बाई परगनिया। ठीक, इनके अलावा और नाम याद रख लो, केकती बाई, केकती बाई। ठीक, रोहिणी बाई, केकती बाई, पार्वती बाई, ठीक। इसके अलावा फूल कुंवर, फूल कुंवर, हमारे यहाँ कथा भी होती है, फूल कुंवर की कथा पढ़े हैं ना कला संस्कृति में, फूल कुंवर की कथा, कैसे भूल जाते हो। और पोची बाई, पोची बाई। ठीक, तो ये सब प्रमुख नाम है कहाँ के, तो छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत द्वितीय चरण में महिलाओं की भागीदारी। ठीक, क्लियर है। तो इतने नाम आपको याद रखने भाई। अब इसमें भी आपको पूरे एकदम याद तो नहीं होंगे, है ना, लेकिन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2-3 नाम इंपॉर्टेंट है। एक तो राधाबाई जी का याद रख लीजिएगा, है ना, वो तो पूछता ही पूछता है। इसके अलावा माधव प्रसाद परगनिया जी की वाइफ जो रोहिणी बाई परगनिया है, उनका नाम भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सबसे कम उम्र में छत्तीसगढ़ से जो महिला गिरफ्तार हुई थी वो यही थी। कौन? रोहिणी बाई परगनिया जी। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा ये भी है, लेकिन इनसे प्रश्न उतने नहीं पूछा है और मेंस में ही काम आएगा ये। और इसके अलावा जो 4 महिला हम लोग देखे थे जो कीका भाई की दुकान के आगे प्रदर्शन किए, कौन कौन? ओझा भाई नहीं, कोजा भाई, हाँ, मंटोरा भाई, कोजा भाई, फुटेनिया भाई और भुटकी भाई। तो ये 4 जो महिलाएं थी उनका नाम भी आपको याद रखना। इनसे भी प्रश्न बहुत बार पूछ चुके हैं। ठीक, कोई डाउट, कोई पूछ रहा था क्या कुछ? ये रायपुर वाला बताया ना, रायपुर, रायपुर बताया। ये इसका जो था ना, मुख्य रूप से हर जगह, जैसे आपको बताया वो जो चेन है सुमित बाजार, हर जगह मिलता है। तो उस समय ये रसूखदार व्यक्ति था, है ना, और ये इसकी 2-3 जो दुकानें थी और ये इसकी बहुत बड़ी दुकान थी। रायपुर वाला क्षेत्र, बिलासपुर में भी थी, वहां पे भी प्रदर्शन हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन ये जो बताया वो मुख्य रूप से रायपुर वाला था। और ऐसा प्रदर्शन था कि पूरे अंचल के लोग यहाँ पे आ रहे थे, क्या करने के लिए? प्रदर्शन करने के लिए। और आपको एक नाम बताया था जिनको 10 दिन तक कोतवाली में रखे थे, कौन? हाँ, वो बलौदा बाजार से निकले थे कि मेरे को क्या करना है, कीका भाई की दुकान के आगे प्रदर्शन करना है ना। यहाँ पे मैं तो बस सिर्फ 4 नाम और 2 पुरुषों के नाम बताया हूँ, लेकिन पूरे अंचल के लोग यहाँ से आए थे यहीं पर प्रदर्शन करना है करके। जैसे कि 1992 में आंदोलन हुआ था ना, पूरे देश के लोग आए थे क्या करने के लिए, कि मंदिर वहीं बनाना है करके, है ना। तो पूरा मार पिटाई हुई थी। तो उसी तरह से कीका भाई की दुकान के समक्ष 1932 में पूरे अंचल के लोग आए थे कि यही प्रदर्शन करना है, बंद करवाना है दुकान करके। तो रास्ते रास्ते से सबको गिरफ्तार किए थे कि कोई नहीं जाएगा कीका भाई की दुकान पे। तो जो बिसाहू तेली थे,
उनको भी रास्ते से ही गिरफ्तार किया गया था और जाके कोतवाली में बंद किए। बहुत खादी प्रचार कर रहा है, प्रदर्शन करने जा रहा है कीका भाई की दुकान पे, फिर पड़े थे उनको डंडे, लेकिन वो आदमी टस से मस नहीं हुआ। बाद में उनको 10 दिन के बाद छोड़ दिए, पांव पड़ लिए कि नहीं जाना है करके। वैसी माधव प्रसाद परगनिया, वैसी क्रांति कुमार भारतीय जी, ठीक है। तो ये दुकान जो थी वो फेमस थी, है ना, किस मामले में, तो विदेशी वस्त्रों के मामले में। ठीक, तो यहाँ पे राधाबाई जी और वो 4 महिलाओं के नाम आपको भूलने ही नहीं है। साथ ही ये नया नाम भी, रोहिणी बाई परगनिया जी का। क्लियर है? क्लियर है जी? हाँ, ठीक। तो चलो अभी यहीं तक देखते हैं। हाँ हाँ, तो अभी यहीं तक देखते हैं। कल एक और छोटा सा टॉपिक है, पत्र बम वाला, है ना, उसको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और कल गांधी जी भी आएंगे हमारी क्लास में, मतलब गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन होगा। प्रथम कब हुआ था? प्रथम कब हुआ था? 20 दिसंबर, 20 दिसंबर 1920 को। हाँ, 20 दिसंबर 1920 को। अभी कब आएंगे? 22/11/33 को। जब हम लोग, ये उल्टा हो गया ना, लेकिन जब हम लोग उसको पढ़े थे तो वो नवंबर में पढ़े थे कि वो प्रथम बार करके वो दिसंबर में आए थे। और अभी जब दिसंबर का पढ़ रहे हैं तो नवंबर का रहेगा, है ना। तो याद रखना है, कल की क्लास में पत्र बम केस और गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन होगा। तो कल गांधी जी के स्वागत के लिए तैयार रहना, सब खादी पहन के आना, ठीक है। तो चलो, आज नंद कुमार सर जुड़े हैं क्या? नहीं जुड़े हैं? ये आदमी धोखा दे दिया। आज बोला था इनको क्लास में गाना गाने के लिए, बहुत दिन से एक लोकगीत नहीं सुनाए हैं। नहीं तो जब कला संस्कृति पढ़ते थे तो रोज गा रहे थे, यहां तक कि मेरे से भी गवाए थे। तो नहीं जुड़ा है क्या? नहीं जुड़े हैं लग रहा है। हाँ, अभी सामने से ही आ जाते, सर मैं हूं ऐसे करके। तो चलो, कुछ व्यवस्था व्यस्तता होगी उनकी, कल उनसे गवा लेंगे, अभी मैसेज कर दूंगा। मैं नहीं गाऊंगा, मेरा तबीयत खराब है, आप देख नहीं रहे हो कितना खास खास के पढ़ा रहा हूँ। ठीक होगा तो पक्का गाऊंगा मैं। वही वाला गाना, कौन सा गाना गाए थे जी एक? मैं, हाँ, चना के दार, चना के दार। हाँ, वो सब गाए थे अपन, मोर संग चलो रे चना के दार राजा। गला ठीक हो जाएगा ना अभी, नेक्स्ट वीक तो पक्का मैं गाऊंगा, आप लोग याद करना। और हाँ हाँ, अच्छा। अरे आप लिख के भेजो, जैसा भी नोट्स भेजता हूँ वैसे मेरे को लिख के भेज दो, ताकि मैं उसको दिखा पाऊँ। अभी मेरे को बाउंसर जा रहा है। अच्छा, चलो, धन्यवाद। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्या चीज को? अरे नहीं, बताए भी हैं, मेरे को बताया भी है बहुत लोग, दवाई मैं ही नहीं पिया था, वो अलग बात है। लेकिन अब पीना पड़ेगा। अरे कौन सा रेडियो? नहीं समझ पा रहा हूँ जी। अच्छा, रेडियो मितान। अच्छा, वो करंट अफेयर वाला बोल रहे हैं? हाँ हाँ, अब लाइट रहती है ना वहां, अब लाइट एक दिन गोल थी। हाँ, तो बस ध्यान नहीं आया, क्योंकि एकदम ही अंधेरा था। चलो, बीच में उसको भी करेंगे, है ना। लेकिन ये जितना भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से रिपीट करो भाई। पुनरावृत्ति क्या है? स्मृति है, ठीक है। तो चलिए, हाँ, स्मृति क्या हो गई? अच्छा, सृष्टि, चलो ये भी बढ़िया नाम है। ठीक है, चलो, तो ठीक है बाकी। हेलो। 2024 में मंडी, हाँ आएगा ही आएगा, इसीलिए तो जा रहे हैं जी बार बार, कि जो भी रुका हुआ भर्ती है और जो घोषणा हुई थी उसको पूरा करवाइए करके।
और खास की करके जो एसआई का रिजल्ट भी है उसको लेके भी, है ना, और कल बेचारे लोग रैली भी निकाले थे, तो उसकी भी तैयारी करो। और जितने भी टीचर वाले हैं उनका 25 में चांस है कि 2025 में जो शिक्षक भर्ती है वो आ सकता है, तो जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो लोग उसमें फोकस रखिए, 25 में आ सकता है जहां तक की जानकारी मिली है। तो इस साल और अगले साल पोस्ट आएंगे ही, इस साल मतलब 24 की बात कर रहा हूं। तो मंडी वंडी की जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि क्लास की शुरुआत में भी बोला था, तो फोकस रखे रहिए उस पर भी। ठीक, तो चलिए, और कोई डाउट रहेगा तो पूछिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भूमकाल, शुभ रात्रि जी। थैंक यू।